चैप्टर का नाम पहले देखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब किसी घर से आपको क्या इनकम हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। सर अगर किसी इंसान का घर है तो घर है तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है सर? किसी भी इंसान का घर है तो घर के साथ ये हो सकता है तो वो घर में खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसको कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहा होता है, या तो फिर वो किसी को रेंट पे दिया होता है। यही दो काम हो सकते हैं सर घर के। हाँ ये बात तो आपने सही किया। अभी हम ऑफिस बिल्डिंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका नाम हाउस प्रॉपर्टी है। तो आप वो ऑफिसेस, वो जो ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शॉप्स जो रेंट पे देते हैं, पहली चीज तो ये आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं मुझे, इसमें क्या होगा, जितने भी आप कंफ्यूजन के एरिया जितने भी आपके आते हैं उन सब चीजों को टारगेट करके बस यहाँ पे मैं बात बताऊंगा अभी। ठीक है सर। तो सर घर दो तरीके की आए गए, एक आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा आ गया रेंटल। तो जहां जहां क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी वहां ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वहां सिर्फ एक चीज आती है, इस घर को बनाने के लिए जो आपने लोन लिया उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज आती है और कोई बात नहीं पूछता है यहाँ पे। बट सर अगर रेंटल है तो आपसे डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस करवाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सर। अच्छा सर कोई एक एसएससी है, कोई एक एसएससी है, मिस्टर राजू हैं, ये राजू हैं, राजू गुस्सैल आदमी है। ये राजू कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है? माना जाता है कोई भी व्यक्ति दो घर एज एन सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है। और अगर उसके पास तीन घर हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, तो किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएगा, तीसरे को क्या कहा जाएगा? लेट आउट। अगर लेट आउट नहीं भी है तो इसको भी मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके हाँ सर, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे सर, आगे बात करेंगे, बिल्कुल आगे हम इस सिनेरियो में बात करेंगे। लेट अस अज्यूम, लेट हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये जो घर है हमारा सर, ये जो घर है हमारा सर, ये घर लेट आउट है। इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस पे हम जाते हैं। अब सर अगर ये घर मेरा लेट आउट है तो क्या कंडीशंस आ रही हैं? हम अगर लेट आउट किए मतलब हम घर किराए पे दिए हैं, अगर हम घर किराए पे दिए तो हमको क्या होगा, इससे रेंटल इनकम आएगी। हाँ सर, इससे अब तो आपकी रेंटल इनकम आएगी। बस इसी रेंटल इनकम के ऊपर की टैक्सेबिलिटी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो सर अब यहाँ पे हो क्या सकता है, रेंटल इनकम। अब ये जो कि राजू था, तो राजू तो बड़ा चालाक आदमी था, राजू खूब चालाक था, इससे ना जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो राजू जो है क्या कभी अपना रेंटल, राजू कभी अपना रेंटल सही दिखाएगा, राइट रेंटल दिखाएगा? सर क्योंकि ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर ये शॉप होती मेरी या कोई ऑफिस होता तो इस शॉप और ऑफिस के मालिक को टू रेंट दिखाना होता अपने पीएल अकाउंट में, तब तो ये सही, हमें तब सही आंकड़ा, सही अमाउंट पता चल जाएगा रेंटल का क्या है। बट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए रेंटल का सही अमाउंट कभी नहीं पता चल पाता है। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चीजें बताई गई कि आप रेंट को कैसे बताएंगे कि क्या होगा। अब आप थोड़ा देखिएगा इधर, सर कैसे पता करेंगे? मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं। हाँ सर बढ़ा लीजिए। जब भी आपके पास एक फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्मेट जिसको आप चाहें तो यहां लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए आप इस फॉर्मेट को लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, परंतु आप किंतु परंतु लेकिन आपको ये लिखना ही लिखना है। आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपके पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर का इवन यही सार है, पूरे चैप्टर के बारे में आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे जनरेट, कैसे कंप्यूट की जाती है, जनरेट तो अपने आप ही हो रही है, तो इसका एक प्रोफार्मा है। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं सर, यहां पे हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आएगी आप उसको लिख लीजिए। अगेन आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा, यहां पे बातें बार बार बताई जाएंगी। आप लिखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी एनुअल वैल्यू उसकी रही होगी। ठीक है, ठीक है सर। आइए यहां पे आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ, मैंने मार्कर थोड़ा बस मोटा किया है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
ये जो वैल्यू आ गई उसको आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद कुछ चीजें से डिडक्ट होती हैं जिसमें आता है लेस। लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या करते हैं सर? म्युनिसिपल टैक्सेस। क्यों सर? म्युनिसिपैलिटी को कुछ टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स आपके होते हैं एज लाइक सीवरेज के लिए टैक्स आपने किया, वाटर के लिए किया, हाउस टैक्स आता है, हाउस टैक्स तो आप सबने सुना होगा, हाउस टैक्स, सीवरेज टैक्स एंड ऑल दैट। इस टाइप के टैक्सेस जो हो गए ना, ये होते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स आपने जो पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है सर, म्युनिसिपल टैक्स जो हमने पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। अब ये डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी फिगर आई, उसको पता है क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सर। उसको बोलते हैं सर नेट एनुअल। नेट एनुअल, एनुअल लिख दिया सर आपने, तो नहीं लिखा तो एनुअल ही था, वो लग एनुअल रहा था। नेट एनुअल वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। सर नेट एनुअल वैल्यू जब हमें पता चल गई तो इसके बाद भी सर कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जिसको कहते हैं लेस डिडक्शंस। लेस डिडक्शंस। सर डिडक्शंस क्या मिलते हैं? सर डिडक्शंस का यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज है। आपको जो डिडक्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे अंडर सेक्शन 24, जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, यहां पे लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है एट द रेट 30% का। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट द रेट 30% का। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? आइए मैं ये भी बता देता हूँ क्या होता है। अब देखिए ये एक घर है, ये आपका एक घर है। सर हाँ ये घर तो है। इस घर की आप पेंटिंग करवा रहे हैं, इस घर में आपने पेंटिंग करवाई थी तो आपको पैसा लगा था। सर इस घर में ना कांच टूटे, नॉर्मल वियर एंड टियर हो गए, तार बदलवाने पड़ गए, बिजली का कुछ खर्चा आ गया, बिजली बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजली के वायर्स टूट गए, नल टूट गई, कुंडी टूट गए। इसका मतलब सर घर में नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है। घर की मेंटेनेंस के लिए हम पेंटिंग कराते रहते हैं, ये सब चीजें सर होती रहती है। ऊपर से सर ये बात घर पे जो वैल्यू बन गई आज के, मान लीजिए आज जो बनी, इस घर पे कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा होगा सर। हाँ तो सर उसी चीज की डिडक्शन आपको यहाँ पे दे देता है कि स्टैंडर्ड वे में कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% डिडक्शन आपको दे देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। ठीक है सर, एक और डिडक्शन सर आपको देता है, सोचिए सर। दूसरी डिडक्शन देखता है, ये जो मिस्टर राजू है ना, ये बड़े परेशान थे घर कैसे बनेगा, तो ये चले गए बैंक के पास और बैंक ने इनको घर बनाने के लिए लोन दे दिया। तो घर बनाने के लिए लोन दिया बैंक ने, इन्होंने घर बना दिया। अब ये बैंक को क्या क्या दे रहे होंगे? लोन के बदले में बैंक को ये क्या क्या दे रहे होंगे? सर दो चीजें दे रहे होंगे। एक तो लोन जितने दिया था उसका प्रिंसिपल पार्ट दे रहे होंगे, और दूसरा लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो आपके इसमें हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पे भी इन्होंने कुछ डिडक्शन दी है, और वो डिडक्शन आती है 24B में, अंडर सेक्शन 24B। ये आपका 24A था, अब आ गया 24B, और यहां पे इन्होंने डिडक्शन दी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। अब यहाँ पे ये कंपुटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लिख लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम, यहाँ पे आप एक हेडिंग लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी है। किसके लिए सर? ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर यहाँ पे आप लिखिए विदाउट लिमिट, बिना किसी लिमिट के जितना एक्चुअल में पे कर दिया गया होगा ना विदाउट लिमिट, उतना अलाउड हो जाता है। इसके बाद यहां जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यहां तक समझने के लिए कुछ खास था ही नहीं। आपने जो बता दिया कि ये सर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मेट है, और अब हम इस फॉर्मेट को सेव कर लिया अपने पास। आप स्नैपशॉट ले लीजिए, या अब आप अपने पेन उठा के लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, आपने स्नैपशॉट ले लिया। हमने आपको बताया था दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, दूसरा रेंट पे दिया हो। अगर ये रेंट पे देने का मैंने एग्जांपल बताया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में क्या होगा? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कुछ है, आप इंक का कलर देखेंगे पर्पल, किस कलर की इंक देखेंगे सर? पर्पल। चलिए पर्पल कलर की आप इंक देखिए,
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल होती है। निल में से कुछ भी घटाइए, आप खुद रह रहे हैं कोई बात नहीं है, ये भी नेट एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माना जाएगा आप खुद रह रहे हैं तो कमाई का अगेंस्ट कोई खर्चा, जो कमाई ही कुछ नहीं किए तो आप अपने रहने के लिए वेयर एंड टेयर किया, पर्सनल एक्सपेंस है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बट आप अगर खुद जिस घर में रह रहे हैं ना, आप जिस घर में खुद रह रहे हैं, इस घर को बनाने के लिए भी अगर आपने कहीं से इंटरेस्ट का पेमेंट किया है किसी लोन पे, तो उस लोन के इंटरेस्ट को आपको अलाउड किया जा रहा है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही आएगा। इसका मतलब सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ लॉस आ सकता है, कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। सही पकड़े हैं, सही बात बिल्कुल आपने समझी है। ठीक है सर। सर अब आपने बताया था कि यहाँ पे जो राजू है ये बदमाशी कर सकता है रेंट के अमाउंट के लिए, तो रेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमारे एक्ट ने ही हमको बता दिया है। सर वो कैसे बताया, आइए वो कुछ ऐसे बताया इन्होंने। हम जरा अपनी पेन के पॉइंट्स को सुधार लेते हैं। हाँ सर सुधार लो, आप तो सुधार ही लो सर। आपने पेन के पॉइंट इतने मोटे कर दिए अपने कि हमें ही नहीं दिख रहा आपने लिखा क्या है। चलो चलो कोई नहीं, अभी सब हो जाएगा सही। आओ देखो, अब हमें इस घर की जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, हम आ गए इस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, तो हम पहले सोचेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। हम कहेंगे सर इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। घर को देख के हम ये सोच सकते हैं उस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। हाँ सर ये घर बहुत बड़ा है, इसका तो 2 लाख रुपया रेंट होगा, ठीक है। और एक घर का एक्चुअल रेंट आएगा जो आप उस घर में रहने वाला इंसान बताएगा, अरे आपकी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत, रेंट तो इतना ही है। तो इसका मतलब सर 2 रेंट आ गए, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह के रेंट आ गए। एक तो आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, जो आप घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, और एक आ गया सर एक्चुअल रेंट, जो घर में रहने वाला इंसान बता रहा है एक्चुअल रेंट कितना होगा। इन दोनों का हायर ले लेते हैं। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड हायर ऑफ एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहे हैं अभी। बट सर एक्सपेक्टेड रेंट के भी कुछ अपने फ्लेवर्स हैं। हाँ सर एक्सपेक्टेड रेंट को भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट के लिए भी आपको दिया होगा फेयर रेंट के बारे में, फेयर रेंट के बारे में दिया होगा, और दूसरा आपको दिया होगा म्युनिसिपल रेट, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या कहती है उस घर की, मतलब ये 2 वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है। बट सर इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन का भी आपको चीज मिल जाएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट, जिसका नाम है सर स्टैंडर्ड रेंट। मतलब आपको अगर एक्सपेक्टेड रेंट पता चल गया और एक्चुअल रेंट पता चल गया तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जानने के लिए आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, और वो भी इन दोनों में जो हायर होगी ना उसको चूज करेंगे। सर क्या, जो इन दोनों में हायर होगी। इसका मतलब सर अगर मान लीजिए फेयर रेंट मेरा 2 लाख रुपए है और म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 5 लाख रुपए है, तो किसको चूज करेंगे, 5 लाख को। लेकिन इन दोनों के साथ एक वर्ड आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट, और बता देता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। अगेन सर फिर से, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है सर, ये चीज बात तो सर हमें भी समझ में आ गई है। तो आपको कुछ इस तरीके से भी इसको समझना है। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस 5 लाख की वैल्यू को भी हटा देंगे, हाँ सर 5 लाख की वैल्यू भी आप हटा दो, चलो 2 लाख 5 लाख भी मैंने मिटा दिया। आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट पता चल गया, ये म्युनिसिपल वैल्यू पता चल गई, ये म्युनिसिपल वैल्यू पता चल गई, दोनों चीजें आपको पता चल गई, स्टैंडर्ड और म्युनिसिपल दोनों आपको पता चल चुका है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए कि ये एक बॉल है। क्या है, ये एक बॉल जिसको आप खूब स्पीड से फेंक रहे हैं। ये एक बॉल है जिसको आप बहुत तेजी से फेंक रहे हैं, ठीक है, और जो ज्यादा दूर तक जाएगा वही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। तो ये दोनों जा रहा है, बट एक स्टैंडर्ड रेंट की एक दीवार यहाँ पे आ जाएगी। अगेन एक स्टैंडर्ड रेंट की एक यहाँ दीवार आ जाएगी, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है
स्टैंडर्ड रेंट, इस स्टैंडर्ड रेंट की दीवार आ जाएगी। तो सर क्या कहीं से भी कभी भी स्टैंडर्ड रेंट की जो दीवार आ रही है, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि बॉल इस दीवार के पार चल जाए? ना ना सर, लड़के वापस आ जाएगी। इसका मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा हो सकती है, विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्या आ गई, दीवार आ गई। अब अगेन, अब चलिए समझिए, बॉल अगर आपने फेंकी, फेयर रेंट यहां तक आया और म्युनिसिपल वैल्यू यहां तक आया, तो हम क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे। भले ही म्युनिसिपल वैल्यू यहां तक जाने लायक हो, लेकिन दीवार आ जाने का मतलब स्टैंडर्ड रेट आ जाने के कारण वो स्टैंडर्ड रेट से ऊपर नहीं हो सकती। ये छोटी सी बात थी। मतलब फिर से अगर मैं समझा दूं, तो पहली बात, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेते हैं, लेकिन अगेन हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, सुनते रहिएगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां तक की बात आप बस अभी समझिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ चीजें और हैं, वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी आप यहां तक की बात समझिए। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। सर इलस्ट्रेशन नंबर कहता है कि जयश्री ओन 5 हाउस इन चेन्नई। जयश्री के पास बहुत पैसा है भाई साहब, बहुत पैसा है, इसने 5 घर रखे हैं चेन्नई में अपने। ओके सर जी, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, और सारे के सारे लेट आउट है। जयश्री तो तुम खुद कहां रहती हो, उससे हमें मतलब नहीं सर, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूट द क्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सर क्या निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और अभी आपने बहुत समझाया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सर हम पहले निकाल लेंगे, सर हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब हमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर देखना पड़ता है। और अगेन सर एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम फेयर वैल्यू देखेंगे, ये फेयर रेंट देखेंगे, और म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे विच एवर इज हायर। बट सर एक दीवार आ जाती है यहाँ पे सर स्टैंडर्ड रेंट की, ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, स्टैंडर्ड रेंट सर यहाँ नहीं दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर ले लेते हैं। तो इन दोनों में हायर तो सर ये है, तो यहाँ तो हो गया सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, इट वॉज माई एक्सपेक्टेड रेंट, ये हो गया सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर सर ले लेंगे, विच एवर इज हायर, तो सर 90,000 सर मेरा आएगा इनकम। सर मुझे लगता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आएगी सर मेरी 90,000 आएगी। चलिए अभी चेक किया जाएगा कितनी, यही आती है। दूसरे की सोचते हैं सर, ये 55,000 है और फेयर रेंट 60,000 है। सर दोनों में ज्यादा फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो सर हायर कौन सा है, हायर तो सर 60,000 है, लेकिन मैक्सिमम स्टैंडर्ड तक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 75 हो सकता है। अरे मैक्सिमम गया ही नहीं, अब गलती का स्कोप सुनिए, आप 75 ले लेंगे, लेकिन ये लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये थोड़ी कि आपको ये लेना है। अगेन समझिएगा, ये दीवार, ये आपने गेंद फेंकी थी, तो ये माना जाता है कि दीवार से बाहर नहीं जा सकती। बट ऐसा थोड़ी कि अगर गेंद को यहीं तक जाना था तो जबरदस्ती आप बोल देंगे कि दीवार की दूरी तक फेंकी है। मतलब अगर दीवार 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, आप बॉल फेंकते हो तो 10 मीटर से ज्यादा बॉल नहीं फेंक सकते। अगर आपने 8 मीटर ही बॉल फेंकी तो ऐसा थोड़ी कह दीजिएगा आपने 10 मीटर बॉल फेंकी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आया। इसका मतलब अगर मेरा म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हाईएस्ट जो लेना है वो लेना है, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं ले सकते। तो क्या ये 60,000 रुपए स्टैंडर्ड रेंट 75,000 से ज्यादा है? नहीं सर, 60,000 रुपए स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 60,000 हो गया सर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 60,000 हो गया। हाँ सर 60,000 रुपए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर अब लेंगे, तो 72,000 एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 जो विच एवर इज हायर, तो सर यहाँ पे 72,000 आ जाएगा। अभी हम बस ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हमने सॉल्व कुछ किया नहीं है, और अभी हमने आंसर को देखा भी नहीं है। आप देखिए ओरली सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लीज मेंशन कीजिए जिस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, आप ओरली सॉल्व करने में एलिजिबल हो पा रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट पे आइए सर, ब्लू नहीं सर, पर्पल उठाते हैं। 65,000 है इसका सर। सर म्युनिसिपल वैल्यू सर ये वाली वैल्यू दी है सर 65,000 रुपए, और सर फेयर रेंट दे दिया सर 65,000। ओ सर बराबर हो गया। लेकिन सर स्टैंडर्ड रेंट 58,000 है सर, स्टैंडर्ड रेंट ही 58,000 है। तो ये कितना भी हो स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सर मेरा एक्सपेक्टेड रेट 58,000 आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट 58,000 आ गया, हाँ, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल है 60,000 विच एवर इज हायर, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर मेरी 60,000 हो जाएगी। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट बताइए सर, ये मेरा 24,000 है और ये मेरा 25,000 है, तो इन दोनों में जो ज्यादा 25,000, स्टैंडर्ड दिया नहीं है, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल, मतलब सर यहाँ पे ये 30,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। चौथा सर, लास्ट वाला थोड़ा और अच्छे से बता दो। ठीक है सर, ये मेरा 80,000 है। कौन सा मेरा 80,000 है?
सर म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब सर ये मेरी वैल्यू है 80,000 रुपये। दूसरी वैल्यू सर फेयर रेंट है मेरी सर 75,000 रुपये, ये है सर 75,000। विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है सर? 80,000 वाला हायर है। क्या बात पूछते हो, 80,000 हायर है, बट ये 80,000 78,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये जो स्टैंडर्ड रेंट की जो लिमिट आ गई, जो ये दीवार आ गई, ये है आपके 78,000 रुपये। तो 78,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट सर मेरा यहाँ पे आ गया 78,000 रुपये, और मेरा एक्चुअल रेंट है सर 72,000 रुपये। तो सर विच एवर इज हायर हम लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो यहाँ पे सर मेरा 78,000 रुपये आंसर आ जाएगा। क्या मेरा आंसर सब सही है? इस चीज को हम चेक कर लें सर। आइए, 9,000, 72,000, 60,000, 90,000, 72,000, 60,000, ये 9,000 नहीं होगा सर, 90,000 है, 90,000 ये ठीक है। 30,000, 78,000, 30,000, 78,000। इट मीन्स you have the concept in your mind that you are able to solve on calculator on these terms। इवन कैलकुलेटर भी आपने टिक्का टिक्का लगा के, आपने इस फॉर्मेट के थ्रू अगर आप मेरे चले तो टिक्का टिक्का लगा के आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। आपको ये ड्रॉ कर लेना है, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ये ड्रॉ कर लेंगे और आराम से टिक टिक लगा के आप विजयी हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमको सॉल्यूशन में अब हमें ये नहीं पढ़ना है कि कैसे सॉल्व होगा, अब हम सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं सर? प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। एज पर सेक्शन 23(1) ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हाईएस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। सर जीएवी क्या होता है? इसका हाईएस्ट होता है, एक्सपेक्टेड का एक्चुअल का, ये बात लिख दी। और एक्सपेक्टेड रेंट इज हाईएस्ट ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट बट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एफआर और एमवी का हायर होता है बट स्टैंडर्ड रेंट से रिस्ट्रिक्ट होता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस डायग्राम को इन्होंने वर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया है। अब सर हम बोले कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस। तो ईच हाउस के लिए हमने किया, पहले घर के लिए मैं बता रहा हूं, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर हमने निकाला। तो 80,000, 90,000 विच एवर इज हायर 90,000 था। अब स्टैंडर्ड रेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ इन दोनों का डिफरेंस लेस करके, और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रेट, तो वो यहाँ पे निकाल दिया। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ गई कौन सी वाली? 5वें में, और ये जो हाईएस्ट ऑफ 1 और 3, चौथा सॉरी 5वें और चौथे में विच एवर इज हाईएस्ट में। सर मतलब जो मैंने ऊपर समझाया वही है सर, एक और समझा दो ये वाला, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू ये थी, फेयर रेंट ये थी, विच एवर इज हायर आपका क्या हो गया? विच एवर इज हायर आपका क्या हो गया? देखो यहाँ पे ईआर एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट अगर आया है, नहीं विच एवर इज हायर तो ये आ गया, रुक जाइए, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा। 78,000 आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्चुअल रेंट ये है, तो विच एवर इज हायर, अब देखें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो 78,000 आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको क्या कोई तकलीफ हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ।